ગુજરાતમાં આગામી વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણીને લઈને રાજનૈતિક પાર્ટીઓએ પોતપોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે। સામાન્ય નાગરિકો માટે કઈ પાર્ટી પોતાના પટારામાં શું ખજાનો લઈને આવે છે તે જાણવું આપના માટે પણ ખૂબ જરૂરી બની ગયું છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને બીટીપી પાર્ટીની શું તૈયારીઓ ચાલી રહી છે તે જાણવા માટે અમે કરી ખાસ વાતચીત બીટીપીના ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ જનરલ સેક્રેટરી ચંપકભાઈ વસાવા સાથે। सांभळो शू कहे छे चंपकभाई वसावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जेडी। गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे 2022 के। इस बाबत कौन सी पार्टी क्या तैयारी कर रही है ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल हम अभी झगड़िया के विधानसभा के वालिया में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बीटीपी पार्टी के भरूच जिले के महासचिव। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या बताते हैं तैयारियों के ऊपर में, उनकी पार्टी किस तरीके की तैयारी कर रही है गुजरात 2022 चुनाव को लेकर। तो आइए बात करते हैं भरूच जिले के बीटीपी के महासचिव चंपक भाई से। चंपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, कुछ महीने का खेल बाकी है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? हर बार तो ये सीट आपकी रहती है, इस बार का क्या प्लान है? इस बार ही हमारी ही रहेगी। हमारी ही नहीं बल्कि इस गुजरात के जितने भी ट्राइबल बेल्ट है सभी जगह पे हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे। और हम जानते हैं, हमारा जो अनुमान है, लोगों की जो बात आ रही है, लोगों में जो उत्साह है, उनसे ऐसा लगता है कि लगभग हमारे 25 से 30 उम्मीदवार हमारे जीतेंगे MLA। मतलब इस बार आपकी पार्टी बड़े तौर पे तैयारी कर रही है। बड़े तौर पे। मतलब ये 2 सीट का गेम अब 2 से और आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने वाला है। और किंग मेकर ही हमारे छोटू भाई साहब किंग मेकर बनेंगे। छोटू कोई दूसरी बात आती ही नहीं है। छोटू भाई साहब इस बार किंग मेकर के रोल में नजर आएंगे। यानी कि इस बार आपको लग रहा है कि बीटीपी का जो वर्चस्व है गुजरात में दिखने वाला है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ट्राइबल बेल्ट में जितने भी लोग हैं वो ये ऐसा नहीं कि सब वो छोटू भाई साहब आदिवासियों के लिए लड़ते हैं। आदिवासियों के साथ लघुमती, OBC, माइनॉरिटी और जो अन्य सवर्ण लोग जो गरीब है वो गरीबों के साथ वो तो है। चलिए, आप आगे का प्लान कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि चलिए विकास तो होना ही चाहिए। विकास, मोदी जी भी कहते हैं कि देश में विकास होना ज़रूरी है। छोटू भाई भी अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मुद्दा क्या रहेगा आम जनता के लिए? क्योंकि केवल अब बात आदिवासी की ही नहीं होगी। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो तमाम वो हर कास्ट इस दायरे में आएंगे। तो आम जनता के लिए इस बार बीटीपी का मेन मुद्दा क्या रहेगा 2022 का? बीटीपी का मेन मुद्दा तो पहला है रोजगारी और महंगाई और किसानों को पानी, सिंचाई का पानी। क्योंकि हमारे ट्राइबल बेल्ट में इतने डैम हैं और ये सारा पानी नर्मदा का और तापी का वो कच्छ और सौराष्ट्र में चला जाता है। और यहाँ के जो तापी और नर्मदा के बीच जो ट्राइबल के लोग रहते हैं उन किसानों को वंचित है। बहुत कम लोगों को, किसानों को पानी की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा ये टारगेट पहला तो वही ये भी रहेगा। आपने रोजगार का बात उठाया कि हमारा एक अहम मुद्दा रहेगा रोजगार। झगड़िया की मैं बात करता हूँ क्योंकि अभी हम झगड़िया विधानसभा में हैं। तो झगड़िया में भी रोजगार के लिए अगर देखें तो यहाँ पर GIDC का बहुत बड़ा एरिया है, रोजगार तो वहाँ पर भी सृजन है। इसके अलावा भी कुछ और सोच रहे हैं क्या? हाँ, ये तो रोजगार तो क्या है कि जो हमारे जो लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी कोरोना के वजह से बहुत सी बेकार भी हो गए हैं। और उन सबको जो टेक्निकल लाइन में नहीं है और दूसरी लाइन में है, उनके लिए भी हर एक गाँव में गृह उद्योग मिलना चाहिए। बहनों जो हमारी जो ज़्यादातर बहनें हैं उनको सीवन वर्क का लाभ मिलना चाहिए। ब्यूटी पार्लर का अभी हम कंपनियों के साथ बात करके ब्यूटी पार्लर कोर्स भी चलाने वाले हैं, सीवन वर्क भी चलाने वाले हैं। और जहाँ जो स्कूलों में, हमारी प्राइमरी स्कूलों में ट्राइबल के अंदर जो टीचर लोग नहीं है, वहीं वो कंपनी वालों के साथ ने बात करके कंपनी अपने पगार से वहीं शिक्षा साथी रखने वाली है। क्या बात है, इसे कहते हैं 6 बॉल में 6 छक्के लगाना। युवराज सिंह का इन्होंने याद दिला दिया। कहने का मतलब तात्पर्य साफ है कि कोई भी मुद्दा छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो और चाहे वो महिलाएं हो या बच्चे हो। एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य तक विकास का हर मोर्चा अपने अंडर में लेकर काम करने का
इनका जो ये मुद्दा है वाकई काबिल तारीफ़ है, देखना है काम कितना करता है। लेकिन अभी आपने कोरोना का बात किया सर, कोरोना में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई और ये पेंडेमिक है, ये तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में, ये तो वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम हुआ है, हर देश को हुआ है। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरीके का समस्या आया होगा, किस तरीके से आप लोगों ने इससे निपटने का प्लान बनाया था? हालांकि और इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग किस तरीके से मिला? इसमें तो क्या है कि जब मोदी जी ने 8 बजे ऐसा बोला कि 12 बजे से लॉकडाउन चालू, तभी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल में वो जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, वही आए। और यहाँ तो आपको क्या बताऊँ, छोटू भाई साहब और हमारे जो महेश भाई जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और यहाँ के हमारे जो तभी जो तालुका पंचायत हमारी थी, तो हम सब ने, क्योंकि वो मजदूर चल के आ रहे थे, उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनको यहाँ से दूर दूर छोटा उदेपुर या सागबारा की वहाँ तक ले जाने की सभी सुविधाएं और छोटू भाई साहब और महेश भाई साहब ने की, बहुत सराहनीय। लेकिन क्या बोलते हैं कि जो गरीब है उनकी तो आवाज़ जाती नहीं है, तो मीडिया ने वो नहीं दिखाया है कि जो उन्होंने रात दिन एक किया है। अपने उनको जो मेडिकल सुविधाएं देनी चाहिए, खाने की, रहने की सभी सुविधाएं। एक विधायक के तौर पर छोटू भाई वसावा जो कर सकते थे या बीटीपी पार्टी के मुख्य संचालक के तौर पर जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी वो, उसमें आपको कितना सुविधा मिला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जरिए, मैं वो जानना चाहता हूँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सुविधा में तो जो मुफ्त में जो अनाज देते थे वही जो लोग, लेकिन जो मजदूर निकले जहीं थे वहीं से चलते, उनके लिए तो राज्य सरकार ने सुविधा तो नहीं दी, बल्कि पुलिस के द्वारा उन पर दमन हुआ। दमन तो ऐसा हुआ कि हम बता ही नहीं सकते हैं। और ये आवाज़ हमने दिया, हमने बहुत बार बोला, लेकिन हमारे सुनाई भी नहीं दिया, उन्होंने सुना ही नहीं, और मजदूर लोगों ने बहुत परेशान हुए। चलिए, आप ये तो मोदी जी ने भी कहा था कि जो जहाँ है वहीं रुक जाइए ताकि कोविड जो है वो स्प्रेड ना हो, ये उसके तौर पे भी ये माना जा सकता है, देखा जा सकता है। चलिए, इससे हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, कोविड से थोड़ा और आगे निकलते हैं। चुनाव का वक्त भी अब आने वाला है और इस बीच में कई सारे मुद्दे देश के सामने आए हैं, जिनमें से एक मुद्दा है किसान आंदोलन का, जो अभी स्थगित हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। गुजरात में किसान आंदोलन को आप या आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है और आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है इस चुनाव में? इस चुनाव में ये मुद्दा तो बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि जो किसान आंदोलन जब चल रहा था तब वो हमारे जो खेडूत के जो प्रवक्ता थे किसानों के, राकेश टिकैत, जब वो गुजरात में आए थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई जी ने उनका अंकलेश्वर वालिया चौकड़ी में उनका बहुत दमदार स्वागत भी किया था। इनसे आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी तो किसानों के साथी है और किसानों के हर एक मुद्दे पर हम उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि अगर जो ये 3 कानून जो अगर लागू हो जाते तो सभी किसान को अपनी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 5 बरस में तो सभी बेहाल हो जाते, जो है उनसे भी बहुत नीचे चले जाते। चलिए, मतलब किसान आंदोलन आपके लिए मुद्दा बन रहा है। एक इसी बीच में एक सवाल मैं ले रहा हूँ, कांग्रेस के संभावित एक नेता है, जो संभावित उम्मीदवार भी शायद हो सकते हैं, फतेह सिंह, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था। मैं चाहूँगा कैमरामैन इस सड़क को दिखाएं, इस सड़क के ऊपर ही लिया था कि ये सड़क जो है 17 साल से बनी नहीं है, विकास आप लोगों ने किया नहीं है। आपकी छोटू भाई वसावा, इसमें बहुत सारी सवाल आए थे कि वो। બ્યુરો રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ। હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે। ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ।